नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त हो गया है पब्लिक इंटरेस्ट का। हिंदी टीवी न्यूज के प्राइम टाइम में ऐसा शो है जहां पर जनहित में देश की खबरों का परीक्षण होता है। आज का पहला परीक्षण जमानत की उस शर्त का होगा जो देश में सबसे ज्यादा विवादित हुई। आप सब जानते हैं, पुणे में पोर्शे कार से एक एक्सीडेंट हुआ। इसमें 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई। गाड़ी चलाने वाला नाबालिग था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे बाद जमानत दे दी। कहा, दुर्घटना पर 300 शब्द का निबंध लिखो, ट्रैफिक ड्यूटी करो। इसकी बहुत आलोचना हुई। अब महाराष्ट्र सरकार ने जमानत देने वाले बोर्ड की जांच के आदेश दिए हैं। इसका पूरा परीक्षण आप पटियाल के साथ देखिए। दूसरा परीक्षण मौसम की हीट का करने वाला हूं मैं। देश की राजधानी में पारा 52 के पार पहुंच गया है। पानी का संकट बढ़ गया है। आज दिल्ली की सरकार जागी। उसने पानी की बर्बादी पर 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बिहार में स्कूल खुलने की जिद बच्चों पर महंगी पड़ गई और गर्मी से अस्पताल में भीड़ क्यों बढ़ने लगी। आग लग रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गर्मी में आम आदमी की दुर्दशा सरकारी कमजोरी है या फिर दैवीय आपदा। इस बात का परीक्षण आप पटियाल के साथ देखिए। तीसरा परीक्षण उस बात का करेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री के कथित गैर कानूनी सिंडिकेट का होगा। पटियाल को कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें एक बयान दर्ज है। बयान बताता है कि सत्ता में बैठे राजनीतिक दल सरकारी खुफिया एजेंसी से गैर कानूनी काम करवाते थे। तेलंगाना में सीएम ने अपनी बेटी को बचाने के लिए कैसे बीजेपी के एक बड़े नेता की जासूसी करवाई थी, कैसे सियासी विरोधियों को निपटाने के लिए राज्य के खुफिया विभाग का गलत इस्तेमाल किया था, पत्रकार को जेल डाला था। भारतीय राजनीति के भस्मासुर अवतार का परीक्षण भी आप पटियाल के साथ जरूर देखिए। चौथा परीक्षण सीबीआई पर विश्वास के संकट का होगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला नाम का एक कुख्यात केस है। सीबीआई ने इस केस की जांच की। सैकड़ों नर्सिंग कॉलेजेस को क्लीन चिट दे दी गई। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई ने जो क्लीन चिट दी है उसकी दोबारा से जांच की जाए। यह अजीब स्थिति है। जब सब जगह अविश्वास होता है तो लोग सीबीआई के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट को उसी पर विश्वास नहीं है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पर उठे सवालों का परीक्षण देखने के लिए पटियाल के साथ रात 9:45 के साथ रहिए। हिंदुस्तान पर हीट वेव का स्ट्राइक। गर्मी में बत्ती गुल ने बेहाल किया। गर्मी का संकट, आपदा या कुशासन। आधे हिंदुस्तान में पारा 50 के पार है। एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ उससे परेशान लोग। ऐसे में पटियाल का सवाल है कि गर्मी का संकट कुदरत की नाराजगी है या कुशासन का प्रमाण। बेतहाशा गर्मी कैसे भविष्य का संदेश दे रही है, यह भी आप पटियाल के साथ समझिए। आप पटियाल के पारे को समझने की इसलिए भी कोशिश कीजिए क्योंकि परीक्षण मनमानी का हो रहा है। पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं, जहां गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली के मंगेशपुर में तापमान आज 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी का मतलब क्या है? 52.3 डिग्री तापमान के क्या मायने हैं? इसे पहले एक्सपर्ट से समझिए। टेम्परेचर आज 52 डिग्री से ऊपर चला गया है, जो आपकी हेल्थ के लिए हजार्डस हो सकता है। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, वो इस टेम्परेचर की वजह से कई गुना बढ़ सकता है आम जनता के बीच में। खास करके ऐसे लोग जो बच्चे हैं, छोटे जो इन्फेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या सीनियर सिटीजन हैं, या ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट फेलियर, किडनी की दिक्कत है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, या इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड हैं, इन लोगों को दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और क्या होगा ऐसे में? जो फिजियोलॉजी में तो बात करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे उसका रेगुलेशन खराब हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है। उसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर, मतलब 104 से लेके 106, 107 डिग्री तक बुखार आ सकता है, जिसकी वजह से
सीजर्स पड़ सकते हैं, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इवन समटाइम डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए इस समय मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके हीट स्ट्रोक से बचे रहें। दिल्ली में पारे ने ही रिकॉर्ड नहीं बनाया, बिजली की खपत में भी नया कीर्तिमान बना है। दिल्ली में पीक आवर्स डिमांड का रिकॉर्ड टूटा। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली की खपत भी बढ़ गई है, यानी बिजली की। आज दोपहर 3:36 पर दिल्ली में बिजली की मांग 8,302 मेगावाट दर्ज की गई। इससे पहले 22 मई की दोपहर को 3:42 पर दिल्ली के पीक आवर्स में डिमांड थी 8,000 मेगावाट। 4 तस्वीरों की मदद से अब पटियाल आपको देश में गर्मी की सच्चाई दिखाएगा। दिल्ली में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया है। बिहार में पारा 50 के करीब है, लेकिन स्कूल खुले रहे। 60 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिजली और पानी का संकट लोगों को परेशान कर रहा है। गर्मी पर किसी का डायरेक्ट जोर नहीं है, लेकिन इससे जो परेशानी होती है उसे तो कम किया ही जा सकता है। देश के पास हाईटेक मशीनरी है। मौसम विभाग वक्त पर तापमान की भविष्यवाणी भी करता है, तो फिर ये अलर्ट सरकारी अनदेखी का शिकार कैसे बन जाते हैं? गर्मी को कुदरत के भरोसे छोड़ देना कितना सही है? वो भी तब जब हीट स्ट्रोक से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हर साल देश में बिजली पानी का संकट खड़ा होगा। पब्लिक परेशान होती है। इस पर सरकारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज मैं आपको गर्मी से बेहाल दिल्ली की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तो तापमान 52 डिग्री के पार है, दूसरा दिल्ली में भयंकर जल संकट खड़ा हो गया है। तस्वीरें दिल्ली के ओखला फेज 1 इलाके की हैं। झुलसाती गर्मी में लोग पानी के लिए लाइनों में लगे हुए दिखे, इस उम्मीद में कि पीने के लिए पानी मिल जाएगा। लेकिन हैरानी का किस्सा यह है कि जितनी डिमांड है उतना पानी दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई हमेशा टैंकरों से ही होती है। गर्मी का असर यह हुआ कि प्रशासन ने इन टैंकरों की सप्लाई आधी कर दी। टैंकर भी जब दिल्ली की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं तो नाराज लोग जल बोर्ड पर पहुंच गए। जनता कितनी परेशान है, ये सिस्टम को जरूर सुनना चाहिए। 3 दिन से यहाँ बैठ के जा रहे हैं, मगर पानी नहीं मिल रहा। हाँ, कल 8 बजे रात को गए, पहले नंबर में 10 नाम लिखे कि 10 लोगों का सुबह पहुँच जाएगा, आना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी खड़े हैं, सुबह से नहीं पहुँच रहा। 25 दिन हो गया है पानी, और जब भी आते हैं अभी नहीं, कल आना, परसों आना, और 7-7 घंटे बैठ के फिर हम जाते हैं यहाँ से। इतनी दिक्कत है। जब वोट लेना होता है तो सब आप इतने अच्छे से आके बात करते हो जैसे कि बस आ गया है सब कुछ। 23 दिन से कहते रहे, सूखा पड़ा है, एक बाल्टी कहीं से जुगाड़ करके लाना पड़ रहा है। दिल्ली में जल संकट कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसा होता है। हर साल ऐसी ही तस्वीरें आती हैं जहां एक बाल्टी पानी के लिए लोग संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। अब जल संकट सियासी मुद्दा भी बन गया है। दिल्ली सरकार एक्शन में आई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड के सीईओ को तलब किया, पानी की बर्बादी रोकने के लिए निर्देश दिए और इसके लिए 200 टीमों का गठन करने को कहा है। ये टीमें क्या निगरानी करेंगी, कैसे पानी बर्बाद होने से बचाएंगी और सरकार की नजर में पानी की बर्बादी है क्या, यह भी नोट कर लीजिए। पाइप के जरिए गाड़ी धोना, यह बर्बादी है। पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना, यानी पानी गिरता रहे बाहर, वो भी बर्बादी है। घरेलू पानी के कनेक्शन पर कमर्शियल काम करना, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर घरेलू पानी का इस्तेमाल करना, दिल्ली सरकार के लिए अब पानी की बर्बादी होगा ये। इसीलिए जो पानी बर्बाद करेगा उससे 2,000 रुपए का हर्जाना वसूला जाएगा, आपको फाइन लग सकता है, सावधान रहिएगा। दिल्ली में पानी को लेकर जब भी विवाद होता है उसका दूसरा हिस्सा फौरन हरियाणा से जोड़ दिया जाता है। दोनों के बीच में पुराना जल विवाद है। बरसात में जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया यमुना में, और जब गर्मी आती है तो कहा जाता है कि हरियाणा ने पानी रोक लिया। आरोप सदाबहार है, लेकिन पानी का मैनेजमेंट गायब है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। देश भर से लोग काम की तलाश में दिल्ली आते हैं, दिल्ली में सेटल होते हैं, इसलिए दिल्ली की पानी की डिमांड बढ़ रही है। दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने पे सरकार लगातार प्रयासरत है।
हीट वेव में स्वाभाविक बात है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट के समय हरियाणा जिस तरह से पानी रोक रहा है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। और आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी। दिल्ली की बढ़ती गर्मी पर एलजी वीके सक्सेना ने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या ऑर्डर जारी किया, इस पर बखेड़ा भी खड़ा हो गया। जरा गौर कीजिएगा। एलजी ने लेबर और श्रमिकों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक छुट्टी के आदेश दिए हैं। इस दौरान उनकी मजदूरी से पैसा नहीं काटा जाएगा। एलजी ने गर्मी पर एक्शन ना लेने के लिए दिल्ली सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने और उनके किसी भी मंत्री ने समर हीट एक्शन प्लान पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाथी लड़ते हैं तो चींटी कुचली जाती है। राजनीति के चक्कर में आम आदमी पिसता ही है। इसीलिए पटियाल सिस्टम से कुछ पूछना चाहता है। गर्मी में बार बार पानी की समस्या क्या सरकारी फेलियर नहीं है? मौसम विभाग अलर्ट जरूर जारी करता है, तो दिल्ली में गर्मी के खिलाफ एक्शन प्लान में देरी क्यों होती है? अब पटियाल के साथ बिहार चलिए। बिहार गर्मी से कितना बेहाल है, आज इसकी 2 चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। तापमान बढ़ने से गर्मी की छुट्टियां प्रीपोन कर दी गई हैं, लेकिन बिहार में स्कूल खुले थे। आज स्कूल खुलने का ऑर्डर शिक्षा सचिव और तेज तर्रार आईएएस के पाठक ने दिया था। बच्चे क्या करते, स्कूल आना पड़ा, लेकिन वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। शेखपुरा के सरकारी स्कूल में 50 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंची। माता पिता को खबर लगी तो आनन फानन में वो खुद बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। दूसरी तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। यहां भी स्कूल में 12 से ज्यादा बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। इन दोनों ही जगहों पर पारा कितना है, 45 डिग्री के पार है। लचर व्यवस्था देखकर पेरेंट्स का गुस्सा फूटा। भीषण गर्मी के बीच पेरेंट्स ने सड़क जाम कर दी, खूब हंगामा किया, मांग की कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल ज्यादा जरूरी बच्चों की जान को समझता है, उनकी पढ़ाई को नहीं। इसीलिए पेरेंट्स का गुस्सा था। पूरे दिन बिहार शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में रहा और राजनीति भी खूब हुई। आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जिसमें संवेदना हो, कोई रोबोट बैठा हो जिसने प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया हो। ये शिक्षा विभाग संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर, और बिहार सरकार का अगर सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है तो ये शिक्षा विभाग, जिसके कारण आज देखिए बेगूसराय के मटिहानी में, शेखपुरा में, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तुगलकी कानून। गर्मी से बच्चे बेहोश हुए तो बिहार का शिक्षा विभाग होश में आया। के पाठक साहब को बैकफुट पर आना पड़ा और ऑर्डर दिया गया कि स्कूल सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही चलेंगे। लेकिन गर्मी पर हाई पॉलिटिकल पारे की तपिश सीएम नीतीश कुमार ने फौरन महसूस की और के पाठक का ऑर्डर बदलवा दिया। सीएम ने सीधे बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को स्कूल बंद करने का ऑर्डर दिया है। बिहार सरकार अब गर्मी को आपदा मान रही है और उनसे 8 जून तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले बिहार के राज्यपाल ने भी स्कूलों को बंद करने की सलाह दी थी, लेकिन वैसा हो ना पाया। शाम होते होते दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चली और हल्की फुल्की बारिश की फुहार भी पड़ी। इससे ज्यादा राहत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत
एहसास जरूर हुआ कि राहत मिलने का। लेकिन अभी से कुछ मिनट पहले दिल्ली के मौसम विभाग ने उनकी तापमान मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए एक नई जानकारी दी है। जानकारी क्या है? बताया यह है कि दोपहर को जो तापमान 52 डिग्री दर्ज हुआ था वो 52 डिग्री नहीं था। दिल्ली का तापमान उस वक्त 49.9 डिग्री ही था। यानी यहां भी गड़बड़ चाला, शायद मशीन को भी गर्मी की वजह से ज्यादा आंकड़ा देना पड़ा होगा। हमेशा ताज्जुब होता है जब इस तरह आंकड़े बदलते हैं तो कई तरह के शक पैदा होते हैं। जिस तरह से रोज तापमान बदल रहा है उसमें 50-52 कब हो जाए ये भी पता नहीं। अचानक बढ़ता तापमान चिंता से ज्यादा डर की बात है। सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कर देश के लिए इफेक्टिव हीट प्लान जारी होना चाहिए। पटियाला अब बेटी बचाओ बीजेपी फंसाओ ऑपरेशन का परीक्षण करेगा। इस परीक्षण का मुख्य चेहरा है तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव, जिन्हें लोग पेडन्ना के नाम से भी बुलाते हैं। पटियाला का यह परीक्षण एक बयान पर आधारित है। बयान एक पूर्व खुफिया अधिकारी का है। खुफिया अधिकारी का दावा है कि तेलंगाना में जब चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक टीम बनाई थी। इस टीम का नाम था SIB, जिसमें एक खास ग्रुप था SOT। ये मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन थे। SOB क्या था, SOT क्या था। दावे के मुताबिक SOT ने ऐसे काम किए थे जिन्हें देखकर कानून शर्म से लाल हो जाए और आम आदमी गुस्से से। बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष के पीछे क्यों पड़े थे तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव? BL संतोष की जासूसी क्यों करवा रहे थे KCR? BL संतोष के लिए फोन टेपिंग का के कविता की रक्षा से क्या है रिश्ता? बीजेपी विधायकों का चुनावी पैसा कैसे पकड़ा जाता था? चुनावी चंदे का फोन टेपिंग से क्या कनेक्शन है? ब्लैकमेलिंग के सबूत क्यों इकट्ठा करती थी सरकारी एजेंसी? हाईकोर्ट के एक आदेश से कैसे पलट गई बाजी? बेटी बचाओ बीजेपी फंसाओ। आज पटियाला के परीक्षण में फोन टैपिंग और जासूसी की बहुत विचित्र कहानी है। 29 मार्च 2023 को तेलंगाना के एक पूर्व पुलिस अधिकारी DCP राधाकृष्ण राव को अरेस्ट किया गया। इन पर आरोप है कि ये पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के फोन टैपिंग और जासूसी टीम के प्रमुख कैरेक्टर थे। पूर्व DCP राधाकृष्ण राव ने अपने बयान में क्या कहा? उन्होंने कहा, KCR ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2018 और 2023 चुनाव में अवैध फोन टैपिंग करवाई थी। KCR ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के नेता, पत्रकार, जज और वकीलों के फोन टेप करवाए थे। व्हाट्सएप और इंटरनेट आधारित कॉल्स पर भी मॉनिटरिंग करवाई गई थी। आपके मन में सवाल यह होगा कि चंद्रशेखर राव की जासूसी का राज खुला कैसे? तो हुआ यह कि 7 दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार बनते ही फोन टैपिंग मामले की जांच तेज हो गई। अब तक इस केस में कई अरेस्ट हो चुकी हैं, जिसमें प्रमुख हैं टास्क फोर्स के तत्कालीन DCP राधाकृष्ण राव, इंटेलिजेंस के DSP प्रणीत राव, तत्कालीन एडिशनल SP भुजंग राव। ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन सब की अरेस्ट से देश को यह पता चला कि सत्ता के लिए कैसे कानून का गलत इस्तेमाल होता है। विरोधियों को दबाने के लिए सरकार गैर कानूनी तरीके कैसे इस्तेमाल करती है। ब्लैकमेलिंग के लिए कैसे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। राज्य के खुफिया अधिकारी और विभाग का कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है। फोन टैपिंग और जासूसी की एक खौफनाक कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लगती है। जैसे फिल्मों में राजनेता कानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं, तेलंगाना में भी ठीक वैसा ही दावा है। पूर्व DCP राधाकृष्ण राव के मुताबिक फोन टेपिंग के लिए तत्कालीन सीएम KCR ने SIB यानी स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच को हथियार बनाया।
तत्कालीन सीएम चंद्रशेखर राव ने राज्य के खुफिया विभाग में एक स्पेशल यूनिट का गठन किया। यह खास यूनिट सीधे सीएम से कमांड लेती थी और बस उसी को जानकारी देती थी। जासूसी और फोन टैपिंग का हेड कौन था? खुफिया एजेंसी का प्रमुख टी प्रभाकर राव। पुलिस को भी यह जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री के कहने पर प्रभाकर राव राज्य के छात्र नेताओं, जातियों के संगठनों और आंदोलनों की मॉनिटरिंग भी करता था। चंद्रशेखर राव के खिलाफ जो भी बोलता था उसका नाम मॉनिटरिंग की लिस्ट में लिख दिया जाता था, यानी उसका फोन अंडर सर्वेलेंस आ जाता था। अब इस कहानी का फिल्मी ट्विस्ट सुनिए। सीएम के जासूसी सिंडिकेट का सरगना एसआईबी का पूर्व चीफ प्रभाकर राव अब अमेरिका में है, लेकिन उसके कारनामों के कच्चे चिट्ठे भारत में खुल रहे हैं। जांच में उस समय के सीएम केसीआर ने चंदा वसूलने का कुख्यात तरीका कैसे निकाला था और चंदा कैसे इधर से उधर होता था, इसका भी खुलासा हो गया। जिसने चंदा वसूलना होता था उसकी जासूसी के लिए एक इंचार्ज ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता था। बयान में यह भी सामने आया है। इसका एक उदाहरण अब आप देख लीजिए। प्रतिमा ग्रुप के बी श्रीनिवास राव, यशोदा अस्पताल के मालिक और ऑफिसर्स, राजा पुष्पा कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनकी निगरानी का जिम्मा प्रणित कुमार नाम के एक इंस्पेक्टर को सौंपा गया था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक तत्कालीन सीएम केसीआर अपनी पार्टी के नेताओं की भी जासूसी करवाते थे। जिन नेताओं से खतरा होता था उनके फोन टैप किए जाते थे। इस लिस्ट में कुछ प्रमुख नाम हैं। बीआरएस के नेता पी वेंकटरामा रेड्डी, एमएलसी शंबीपुर राजू, टी रजया, वारंगल के बीआरएस नेता कद्यम श्रीहरि, बीआरएस नेता पी महेंद्र रेड्डी, ये वो नाम है जो इनकी पार्टी के थे। इनको भी अंडर सर्वेलेंस रखा गया, ऐसा दावा किया गया है। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के निशाने पर स्थानीय पत्रकार भी थे। दावा है कि एनटीवी के फाउंडर नरेंद्र चौधरी और एबीएन के मालिक रविंद्र कृष्ण का फोन टैप किया गया था और इससे क्या खुलासा हुआ वो आपको आगे बताएंगे। माना यह जा रहा है कि जल्द ही जांच अधिकारी इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके पूर्व मंत्री बेटे केटीआर और पूर्व मंत्री भतीजे हरीश राव को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव के खुफिया अधिकारी पूर्व डीसीपी राधाकृष्ण राव के मुताबिक केसीआर ने राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके परिवार की भी जासूसी करवाई थी। यह सब सुनकर लगता है कि जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो जहां राजनेता कानून से नहीं अपनी मर्जी से चलते हैं, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। राधाकृष्ण राव ने अपने बयान में यह बताया है कि केसीआर ने प्लान यह तैयार किया गया था कि वो बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष को विधायक खरीद फरोख्त मामले में अरेस्ट कर ले। इसके लिए वो अपनी जासूसी टीम से सबूत इकट्ठा करवा रहे थे। राधाकृष्ण राव का यह दावा है कि बीएल संतोष का नाम लेकर केसीआर भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करना चाहते थे। उस समय तक उनको पता चल चुका था कि उनकी बेटी कविता का नाम लिकर स्कैम में आ सकता है, लिहाजा वो बेटी को बचाने के लिए बीजेपी को फंसाने के सबूत जुटाने लगे थे। इसके लिए केसीआर ने एक एसआईटी का भी गठन किया था। एसआईटी को केरल के एक महत्वपूर्ण आदमी को हिरासत में लेना था, लेकिन पुलिस टीम की कमी की वजह से, इनएफिशिएंसी की वजह से वो आदमी बच निकला। गुस्साए केसीआर ने चार्टर्ड फ्लाइट से एक नई टीम को केरल भेजा, लेकिन इस बीच एक संदिग्ध अपनी अरेस्ट को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने मामले की जांच एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दी और बीएल संतोष को फंसाने का प्लान फेल हो गया। जो फोन टैपिंग केस जो हुआ था पिछले बीआरएस सरकार में, केसीआर और उनके गैंग और उनके जो मंत्रिमंडल के मुख्य नेता है और जो पुलिस है, जो फोन टैपिंग केसेस में किया है, श्री बीएल संतोष जी को ट्रैप करके, उनका फोन को हैक करके, टैप करके, उनका ऊपर एक झूठा जो आरोप जो लगा है कि एमएलए कोचिंग केस का, ये हम पूछते हैं कि रेवंत सरकार क्यों बीआरएस के नेताओं के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। जासूसी करने वाले अधिकारी की गवाही ने भारत में राजनीति का एक बड़ा विचित्र चेहरा देश के सामने रख दिया है। केंद्र सरकार पर आरोप है कि वो ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को कमजोर करने की हमेशा कोशिश करती है, लेकिन तेलंगाना में तो इसके लिखित सबूत मिल रहे हैं, जहां
केसीआर पर आरोप है कि वो विरोधियों का चुनावी पैसा पकड़ने के लिए, पार्टी विरोधी बातचीत सुनने के लिए, विधायकों की खरीद बिक्री का प्लान पकड़ने के लिए, ब्लैकमेलिंग के सबूत बनाने के लिए अपनी पार्टी समेत विपक्षी दलों के नेता, पत्रकार और जो हाईकोर्ट के जज और बड़े व्यापारी थे, उन सबके फोन टैप करवाते थे। फोन टैपिंग के पीछे केसीआर का एक बड़ा मकसद अपने विरोधियों के फाइनेंस रूट पर नजर रखना भी था, ताकि उनके पैसे जब्त कर उन्हें कमजोर किया जा सके। उदाहरण के लिए एसआईबी ने फोन टैपिंग का इस्तेमाल कर बीजेपी प्रत्याशी की चुनावी फंडिंग के खिलाफ 2 बार छापेमारी की। पहली बार 90 लाख रुपए पकड़े गए और दूसरी बार 3 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त किए गए। केसीआर का पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश था कि चुनाव में विपक्षी दलों का ज्यादा से ज्यादा पैसा पकड़ना है। बीआरएस का पैसा बिना पकड़े निकल जाए, इसके लिए पार्टी के पैसे वाले वाहन को पुलिस एस्कॉर्ट करती थी। और दावा यह भी किया गया है कि तेलंगाना में फोन टैपिंग की बात आम हो चुकी थी, आग की तरह फैल चुकी थी। हर बड़े और अहम व्यक्ति को पता था कि सीएम का जासूसी सिंडिकेट सब कुछ सुन रहा है। इसीलिए बड़े नेता और अधिकारी सीधे कॉल करने से डरने लगे थे। बचाव में उन्होंने इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, लेकिन पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव इसकी भी पूरी जानकारी रखते थे। उनको यह पता चल चुका था और उनकी जासूसी एसआईबी से करवाने के लिए इसका भी एसआईबी ने तोड़ निकाल लिया। नेता, अधिकारी और जज बातचीत के लिए व्हाट्सएप, सिग्नल या स्नैपचैट जैसे इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे थे। इसीलिए प्रभाकर राव और उनकी एसओटी ने, वहां पर जो तैनात इंस्पेक्टर था प्रणीत कुमार, उनको यह टास्क दिया गया कि इसको कैसे हैंडल करना है। और इसके लिए आईपीडीआर यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड की निगरानी शुरू कर दी गई। इसके लिए निजी कंपनियों से रिकॉर्ड मांगे गए। इसके अलावा हैदराबाद में एक बड़े आदमी के फार्म हाउस में जासूसी के लिए स्पाई कैम खरीदे गए। स्पाई कैम खरीदने के लिए इंस्पेक्टर श्रीनाथ रेड्डी और सब इंस्पेक्टर श्रीकांत को खास तौर से दिल्ली भेजा गया। जैसा कि हर फिल्मी कहानी में गलत काम करने वाला इमरजेंसी एग्जिट प्लान रखता है, केसीआर की जासूसी टीम ने भी वैसा ही प्लान बनाया था। दावा है कि तेलंगाना में जैसे ही केसीआर चुनाव हारे, जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हार्ड डिस्क और दूसरे उपकरण नष्ट कर दिए गए। चालाकी का लेवल बहुत हाई था, सबूत ना बचे, इसके लिए उन्होंने उधारी का एक नया सिस्टम शुरू किया था। आप सोच रहे होंगे उधारी का नया सिस्टम क्या होता है। जासूसी टीम क्या करती थी, अपने ऑपरेशंस के लिए उपकरण खरीदने की बजाय उन्हें उधार पर लाती थी और ऑपरेशन पूरा होने के बाद उन्हें लौटा दिया जाता था। जासूसी की दुनिया में एसेट शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यह जासूसों की मदद करता है। फोन टैपिंग के पूरे मामले में आई न्यूज के पत्रकार सावन कुमार को भी एसेट बताया गया है। जासूसी स्कैम में इनकी बड़ी भूमिका थी। राव के कबूलनामे पर अगर गौर करें तो उसमें लिखा है, अक्टूबर-नवंबर 2023 में चुनाव के दौरान सावन कुमार तत्कालीन मंत्री टी हरीश राव के कहने पर एसआईबी चीफ प्रभाकर राव के संपर्क में आया था। दावा है कि सावन कुमार ने ही विपक्षी नेता और उनके फाइनेंसर्स की जानकारी एसआईबी तक पहुंचाई थी। चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का पैसा जब्त करने में भी सावन कुमार ने एसआईबी की मदद की थी। बीआरएस नेता की ऑनलाइन ट्रोलिंग में भी सावन कुमार केसीआर की जासूसी कंपनी के प्रणीत कुमार की मदद कर रहा था। यह सारा पुलिस का पूरा चक्रव्यूह, एक स्क्वाड चल रहा था जो ये सब काम करता था। बयानों के पन्नों को पढ़ते जाएं तो मुझे ये लगातार महसूस हुआ कि जैसे किसी थ्रिलर की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, वैसा एहसास था। आप सबने भस्मासुर की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें एक राक्षस तपस्या करके किसी को भी नष्ट करने का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। फिर वो सबके लिए खतरा बन जाता है, लेकिन अंत में अपनी शक्ति के घमंड में वो खुद को ही नष्ट कर लेता है। तो क्या यह खुलासा भी चंद्रशेखर राव की राजनीति के लिए भस्मासुर साबित होगा? अब पटियाला निबंध के बदले जमानत देने वाले बोर्ड की जांच का परीक्षण करेगा। 19 मई को पुणे में हुआ क्या था? पोर्श कार का एक्सीडेंट हुआ, आप सबको याद होगा। एक बिल्डर के नाबालिग बेटे पर आरोप लगा, शराब के नशे में था वो। कई करोड़ की गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा था। सड़क पर 2 इंजीनियर्स को कुचल डाला। घटना के 15 घंटे बाद
पुणे के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आरोपी की पेशी हुई। 15 मिनट में उसको जमानत मिल गई। जमानत की 4 शर्तें थी। इनमें सबसे चर्चित हुई 300 शब्दों का निबंध। निबंध के बदले बेल की लोगों ने बहुत आलोचना की कि भैया कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आप एक ऐसे लिखकर बच जाते हैं। आज निबंध के बदले जमानत देने वाला बोर्ड कटघरे में खड़ा है। कैसे? इसे कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर कर देता हूं। निबंध के बदले जमानत देने वाले बोर्ड पर जांच बिठा दी गई है। महाराष्ट्र के राज्य महिला और बाल विकास विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 सदस्य हैं। यह कमेटी बोर्ड के सदस्यों के आचरण और जमानत देने में नियमों के पालना की जांच करेगी। अब पटियाल का यहां पर एक सवाल है और मैं भी इस फैसले से बड़ा हैरान हुआ था, लेकिन क्या यह सरकार का फैसला इसलिए है कि जो बोर्ड कुछ कर रहा था, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके तमाम बेल के जो पैमाने थे उसको आंका जाए? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, इसके अलावा 2 और सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। भारत में न्यायपालिका को विशेष शक्तियां दी गई हैं। फैसला देने वाले जज के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हालांकि फैसले पर मेरिट के आधार पर बातचीत हो सकती है। इस जांच को ध्यान में रखकर पटियाल यहां कुछ सवाल पूछना चाहता है। क्या यह सुविधा आम आदमी को भी मिल सकती है कि अगर वो फैसले से सहमत नहीं है तो सरकार उसकी जांच करवाए? मान लीजिए जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, तो क्या सरकार उसकी जांच करवा सकती है? क्या आम आदमी के हित में कानून और संविधान में शक्तियों का संतुलन बदला जा सकता है? पटियाल ने इन्हीं सवालों पर कानून के जानकारों से बात की। उनका क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। जांच होगी जो अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि घूस लेके किया है, इसलिए आम आदमी को जांच करवाने के नियम नहीं है ना, जहाँ कोई प्रोविजन नहीं है। इतने पब्लिक ओपिनियन जहाँ ज़्यादा हो गई, मीडिया में बढ़ गया, आप लोगों ने बढ़ा दिया उसको इतना कि गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई इसको करो नहीं कि बदनामी होगी। आम आदमी के बस का नहीं है ये। आम आदमी ज़्यादा जो हो तो जो अपील कर सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसमें जो कुछ भी ऑर्डर हो, लेकिन आम आदमी जांच वांच नहीं करवा सकता। आम आदमी के केसेस में जो ऑर्डर्स होते हैं, आम आदमी के पास भी यही रिलीफ होता है कि अगर कोई जज गलत जजमेंट करता है तो वो उसके ऊपर जाए। अगर किसी ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला दिया है तो वो हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट ने गलत दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, ना कि सरकार के पास जाए। अगर सरकार के पास जाएगा तो ये एक डेंजरस ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि आज भी जो जितनी भी संवैधानिक लिबर्टीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके खिलाफ जब भी हम कोर्ट जाते हैं तो वो सरकार के खिलाफ ही जाते हैं। और अगर कोई रिलीफ मुझे मिलता है तो सरकार उस जज को पनिश नहीं कर सकती, उस जज के ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठा सकती। ये हमारे पूरे लीगल सिस्टम के पक्ष में है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनाए रखना जरूरी है। पुणे के पोर्शे कार एक्सीडेंट में देश ने कई विचित्र स्थितियां देखी हैं। सबसे पहले पुणे एक्सीडेंट केस में हर रिश्ता, पद, विभाग और व्यक्ति सबने चौंकाया है। आम आदमी से विश्वास उठा है। क्यों? इसकी कुछ वजहें हैं। नाबालिग आरोपी के पिता पर क्या आरोप है? नाबालिग आरोपी की मां पर क्या आरोप है? नाबालिग आरोपी के दादा पर आरोप है, डॉक्टर पर आरोप है, चपरासी पर आरोप है, थाने के अफसरों पर आरोप है। कोई बचा जो इस केस से जुड़ा हो और उस पर आरोप ना हो? किस रिश्ते, किस पद और किस संस्थान पर कैसे कानून तोड़ने के आरोप लगे हैं, इसका ब्यौरा देने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस केस का ताजा अपडेट क्या है। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट के बाद राज्य भर में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुणे, मुंबई और थाने में 96 बार और रेस्टोरेंट के परमिट को सस्पेंड किया गया है। 56 बार रेस्टोरेंट पर एक्साइज डिपार्टमेंट जुर्माना लगाया है। 60 बार और रेस्टोरेंट बंद कराए गए हैं। नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, दादा सुरेंद्र अग्रवाल और अब तक उनको मिला लें तो 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों में 2 डॉक्टर, अस्पताल का एक चपरासी और 2 पब के मालिक और मैनेजर शामिल हैं। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि इस केस में किस किरदार पर कानून तोड़ने के कैसे आरोप लगे हैं। सबसे पहले दादा पर क्या आरोप है? उसने एक ड्राइवर पर दबाव बनाया वो एक्सीडेंट का गुनाह खुद कबूल कर ले। दादा ने पब के बिल में टाइम चेंज करवाया। दुर्घटना के दिन अपने घर के सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड बदले। ये दादा पर आरोप है। अब बारी आती है नाबालिग आरोपी के पिता पर। उन पर क्या आरोप है?
नाबालिग को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने को दी, पब में खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया, नशे की हालत में बेटे को कार चलाने दी, दुर्घटना के बाद पुलिस से केस कमजोर करवाया, आरोपी पुलिस वाले अब सस्पेंड हैं, अस्पताल में बेटे के ब्लड सैंपल बदलवा दिए, अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे से सबूत मिटाए, चश्मदीदों को खरीदने की कोशिश की गई। मतलब पुलिस और अस्पताल सबको करप्ट बना दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। चलो मान लें कि एक पिता ने बच्चे के मुंह में या उसको बचाने के लिए कानून तोड़ा, लेकिन जिनकी मदद ली उनका क्या है? ससून अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे, उन पर बड़ा आरोप है। दूसरा डॉक्टर श्रीहरि, तीसरा अस्पताल का चपरासी अतुल घाट कामले, इन तीनों पर बड़े आरोप हैं सैंपल बदलवाने के और रिश्वत खाने के। पुणे क्राइम ब्रांच का दावा है कि इन तीनों ने 3 लाख रुपए की रिश्वत के बदले नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदले, चपरासी ने दोनों डॉक्टर तक रिश्वत पहुंचाई, तीनों ने अस्पताल के डीवीआर से सबूत मिटाए। ये पुलिस की जांच में सामने आया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जांच के आदेश जिस पर आशंका मिटाने के लिए दिए गए हैं या जो आशंका मिटाना चाहते हैं, अगर वो आशंका सही निकल गई तो हाहाकार मच जाएगा। आदमी इंसाफ के लिए आखिर किस पर भरोसा करेगा? पटियाला अब पंजाब में पड़े इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के छापों का परीक्षण करेगा। कहां पड़े हैं ये छापे? ईडी ने बुधवार को पंजाब में 13 जगह पर छापेमारी की। ईडी ने 3.5 करोड़ रुपए बरामद भी किए। आपको याद होगा, नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। 6 महीने पहले 20 नवंबर को पटियाला ने पब्लिक इंटरेस्ट में एक खुलासा किया था। खुलासा यह था कि पंजाब के रोपड़ में इलीगल माइनिंग का एक बड़ा स्कैम उजागर किया था। माइनिंग माफिया ने उस जमीन पर भी अवैध माइनिंग कर दी थी जिसे ईडी ने अटैच किया हुआ था। यह जमीन ड्रग स्मगलर जगदीश सिंह भोला के नाम पर थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भोला की जमीन जब्त की थी। भोला पर ड्रग्स का पैसा इन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का आरोप है। ईडी ने भोला और उसके करीबियों की करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। अंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलर जगदीश भोला पटियाला जेल में बंद है। नशा तस्करी के केसों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन हुआ क्या? आज 13 जगह पर इसलिए छापेमारी की गई कि वो कौन से स्टोन क्रशर के मालिक हैं जिन्होंने इस जमीन पर अवैध माइनिंग की थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो खबर पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाई जाती है उसका असर होता है। आज पंजाब में भी बड़ा असर हुआ है। कर्नाटक टेप स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। प्रज्वल अभी देश से बाहर है, वो 31 मई को लौटेगा। उनके खिलाफ महिलाओं के शोषण और टेप बनाने का आरोप है। वो कर्नाटक की हासन सीट से लोकसभा का प्रत्याशी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उसे सुनने से मना कर दिया है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर कर दी है। केजरीवाल के पीए पर आरोप है कि उन्होंने सीएम के घर में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की है। बच्चों को छोटी उम्र में घर से बाहर भेजने वाले माता पिता के लिए अलर्ट। गाजियाबाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने मांस की फैक्ट्री से बच्चों को बचाने के लिए छापा मारा है। डासना में बने इंटरनेशनल एग्रो फूड नाम के स्लॉटर हाउस से 57 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। यहां लड़के लड़कियों से मीट कटिंग और पैकेजिंग का काम करवाया जाता था। बदले में उन्हें दिन के 300 रुपए दिए जाते थे। बच्चे पश्चिम बंगाल और बिहार से आए थे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुभ रात्रि।